हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 का वीडियो बताऊंगा CVT PG 2024 का। तो पहला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो पहला वीडियो देख लीजिएगा। जितना भी POIQs है मैं आप लोग सॉल्व कराऊंगा विथ कॉन्सेप्ट, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है और आगे किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है इस क्वेश्चन के बेसिस में ये भी बता दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे का ये क्वेरी होता है कि POIQs को कैसे एनालिसिस करो, तो इसके ऊपर भी मैं चीज़ें बता दूंगा इसी वीडियो में। बहुत सारे बच्चे अगर नहीं पता तो मैं अपना जो मास्टर्स है JNU से किया था और मैं PhD कर रहा हूँ। और मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस जो है MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन DU का हो, BHU का हो, पहले पेट होता था पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एंड BHU में, अभी वो CVT अंडर कर दिया गया। DU भी पहले अलग से एंट्रेंस एग्जाम लेता था, अभी CVT के अंदर करा दिया गया। JNU ये भी आपका CVT के अंदर हो गया है, जो पहले अलग से एग्जाम लेता था। और मैं मोर देन 10,000 स्टूडेंट को अभी तक गाइड कर दिया हूँ। 6 से 7 साल मेरा हो गया पढ़ाते हुए बच्चे लोगों को, और हम लोग अलग से अभी बच्चे लोगों को पढ़ाते भी हैं बायोस्कॉलर का प्लेटफॉर्म में, CVT GAT भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन चलता है, क्या लिखा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ देम को बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और सबको पता ही होता है क्वेश्चन का मीनिंग, तो बोलने की ज़्यादा मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन के बेस में और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है ये जरूर बताऊंगा, तो वीडियो को पॉज करके जरूर देख लीजिएगा। तो बोला एंडली ग्लाइकोसाइलेशन इन द प्रोटीन ऑफ द यूकैरियोट्स इज इनिशिएटेड इन लुमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लुमेन ऑफ द गोल्गी apparatus, इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, विद इन द एंडोसोम। सबको पता है कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, तो ये आंसर तो सही होगा। बट नहीं, मतलब इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछा तो नेक्स्ट टाइम क्या पूछ सकता है, ये कौन सा मोटिव में आपका ये जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है ईयर के अंदर वो पूछ सकता है कि क्या रेसिड्यूज होता है। तो एस्पाराजिन एक्स थ्रियोनिन और सेरिन थ्रियोनिन होता है। ठीक है, देखिए ये वाला लिखा हुआ है। आप कोई पूछ सकता है सर ये डायग्राम कहाँ से लाते हैं, तो ये जो डायग्राम है ये मैं आपको कार्ब से लिया हूँ, कार्ब का जो सेल बायोलॉजी है। ठीक, और उसके अलावा बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि रेसिड्यू कितना होता है, किस में आपका ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेंस जो है लोड होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑरेंज कलर का लिखा है डिसडोलिकोल फॉस्फेट। बहुत सारे एंट्रेंस में ये भी पूछते हैं, तो ये भी आप लिख के रखिएगा, नेक्स्ट टाइम ये पूछ सकता है। उसके अलावा ये 2 एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है, ये 2। उसके बाद आपका मैनोज होता है, उसके बाद आपका ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो ये कितना नंबर ऑफ मैनोज होता है, कितना नंबर ऑफ ग्लूकोज होता है, तो 3 ग्लूकोज यहाँ पर दिख रहा है, 2 एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, और ये आपका हो गया डोलिकल फॉस्फेट। तो डोलिकल फॉस्फेट के ऊपर ये लोड होता है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, जैसे एंडोक्रिनोलॉजी से पूछा है, मोस्ट ऑफ द मेरा फेवरेट टॉपिक है, बच्चे लोगों में पढ़ाता हूँ ये चीज़ें। तो ये क्या है और कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये मैं इसलिए डायग्राम दिया हूँ। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए लिखा है प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे को टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरॉन तो पता होता है कि भाई प्रोजेस्टेरॉन टेस्टोस्टेरोन जो है टेस्टेस ओवरी होगा। बट ये आंसर करके खुश होकर जाना नहीं, क्योंकि इस बार आप करके चले जाइएगा, नेक्स्ट टाइम घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ लेगा। कैसे पूछ सकते हैं, देखिए आप लोगों को पता है अगर टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में होता है तो बी का 3, तो देखिए बी का मोस्ट ऑफ द जगह में 3 दे दिया है। आप बोलेगा नहीं प्रोजेस्टेरॉन जो है ए आपका ओवरी होगा। ठीक है, तो अब ए का अगर ओवरी बोल रहे हैं तो देखिए ए 4, तो ए 4 देखिएगा यहाँ पर 4 ए का है ही नहीं। ठीक, 4 ए में क्या दिया है, 1 दिया है और 2 दिया है। 1 में क्या है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और 2 में क्या दिया है कॉर्पस ल्यूटियम। आप देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देंगे, ओवरी में क्लिक करने जाएंगे, अब देखो ओवरी नहीं है। क्यों, क्योंकि ओवरी से नहीं होता सिगरेट बाबू। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ना, यहाँ पर ये कॉर्पस ल्यूटियम से सिगरेट होता है। एक डायग्राम आपको बाद में दिखाऊंगा कैसे होता है, कहाँ से निकलता है, अभी आपको दिख जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको दिख रहा है ये आपका यूटेरस है, ये आपका ओवरी है। ठीक है, ओवरी के अंदर अगर जाइएगा तो देखिए जो फॉलिकल्स है ये आपका मैच्योर हो रहा है, तो जो मैच्योर बन जाता है तो उसको ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। तो ये आपका ग्राफियन फॉलिकल्स हो गया। ठीक, ये क्या होता है 14 डेज में एग्जैक्टली क्वेश्चन आता है कि ओव्यूलेशन कब होता है, तो ओव्यूलेशन बच्चे लोग याद रखिएगा, ओव्यूलेशन जो होता है 14 डेज में होता है। ठीक है, और यहाँ पर एलेज सर्ज होता है, मतलब एलेज ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो है सर्ज होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे टाइम पूछता है। उसके बाद जब आपका ये निकल गया, अब आपका जो oocyte है, उसके बाद जो आपका बचा रहता है इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, एंड कॉर्पस ल्यूटियम से आपका प्रोजेस्टेरॉन सिगरेट होता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपको पूछे इसके ऊपर बेसिस करके। तो आप लोगों को हर टाइम याद रहना है प्रोजेस्टेरॉन जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम से सिगरेट होता है। तो ए आपका 2 होगा, तो ए 2 में भी दिया है और 3 में भी दिया है, और आप लोगों को पता है B3 दे दिया ऑलरेडी। एल्डोस्टेरोन कहाँ सिगरेट होता है, तो एल्डोस्टेरोन देखिए ये किडनी के ऊपर आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है, वहाँ पर आपका 3 लेयर सेल होता है। आप लोगों को पता होगा जो ना फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, जो ना ग्लोमेरुलसा होता है, तो वहाँ पर अलग अलग लेयरिंग से सेल होता है कॉर्टेक्स रीजन में। आप लोग अगर नहीं पढ़े तो मैं इसका आप कमेंट में लिख दीजिएगा, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं। तो उस वहाँ से सिगरेट होता है। तो यहाँ पर बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है, तो डी का जो है 1 होगा। तो यहाँ पर A B में डी कौन सा 1 है, तो ये है, तो आंसर जो है 3 होगा।
ऐसे घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको डिटेल में चीज़ें पता होगा तो आप करके आ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर प्रोजेस्टेरोन को ओवरी करके आ जाए, वो गलती हो जाएगा। ओवरी के अंदर ही होता है, बट वो आपका कॉर्पस ल्यूटियम बोलोगे पर्टिकुलर एरिया, वहाँ से आपका सीक्रेट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चे रिवीजन की अगर कमी होगा, मैं सब बच्चा को बताता हूँ, अगर रिवीजन की कमी होगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। बट अगर आप रिवीजन तगड़े से करके गए तो आपको गलती नहीं होगा, क्योंकि पहले सीयूईटी ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं था। अब सीयूईटी क्या कर रहा है कि 4-5 स्टेटमेंट दे रहा है, वहाँ से पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है ये बताओ, या कौन सा इनकरेक्ट है ये बताओ। तो ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट बोल रहा है, क्योंकि बहुत टाइम बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट में आके क्या करते हैं कि करेक्ट को देखते नहीं, इनकरेक्ट लिखा होता है और वो राइट करके आ जाता है, भले उसको सब कुछ पता होता है बट गलती हो जाता है। तो 80S राइबोसोम को बोला है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है उसको फॉलोइंग कॉम्पोनेंट ऑब्जर्व पाएगा। क्या क्या ऑब्जर्व में? 20S 5.8 RNA, 5S RNA, 34 प्रोटीन्स। तो बहुत सारे बच्चे RNA तो पता होता है, प्रोटीन्स का नंबर जो है भूल जाते हैं। तो ये रेक्टिफिकेशन करना होगा आपको, रिवीजन करना होगा, तभी आपको याद रहेगा। तो क्या होगा आंसर इसका? तो इसके लिए मैं एक डायग्राम चिपका के रखा हूँ, जैसे मैं हर पीपीटी में दिखाता हूँ कि सपोज आपका ये राइबोसोम है 80S का, ठीक है। तो उसको तोड़िएगा तो 2 सब यूनिट निकलेगा, 70S को तोड़िए या 80S को तोड़िए, दोनों तोड़िए तो एक लार्ज सब यूनिट निकलेगा, एक स्मॉल सब यूनिट निकलेगा। तो लार्ज सब यूनिट जो है 60S राइबोसोमल सब यूनिट है, और जो स्मॉल सब यूनिट है आपका वो 40S राइबोसोमल यूनिट है। उसके बाद 60S राइबोसोमल सब यूनिट को अगर तोड़िएगा तो 28S RNA, फिर 5.8S RNA और 5S RNA, ये 3 चीज़ बनता है, ठीक है। और उसके साथ 49 प्रोटीन्स बनता है, और वही आप सब स्मॉल सब यूनिट को तोड़िएगा तो 18S RNA और 33 RNA बनता है। अब इस चीज़ को अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो 20S RNA और 5.S RNA जो है वो दिख रहा है मुझे, ठीक। उसके अलावा क्या दिख रहा है? तो अगर देखिएगा तो जो 5S RNA और 34 प्रोटीन बोला है, क्या 34 प्रोटीन है? नहीं है। दैट इज द पार्ट ऑफ द 70S राइबोसोम, आपको पता होना चाहिए, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। इसके बोला है 23S RNA, तो क्या 23S RNA है? नहीं है, वो 70S पार्ट है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद बोला है 5S RNA और 49 प्रोटीन, ये का स्टेटमेंट सही है? तो हाँ भाई, 5S RNA है और 49 प्रोटीन भी है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो ए और डी कहीं दिख रहा है, हाँ, तो ए और डी यहाँ पर है, तो ये आंसर सही हो गया। तो ऐसे करके चीज़ें अगर आपको रिवीजन, तभी बोलता हूँ रिवीजन अगर करते रहिएगा, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को दीजिएगा। इस बार आप 80S दे दिया, नेक्स्ट टाइम आपको 70S से पूछ लेगा। तो 70S में कौन कौन कितना नंबर ऑफ प्रोटीन्स रहता है ये पूछेगा, कितना RNA और कितना वेराइटी RNA है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा रिवीजन करते रहना है, तो क्वेश्चन सही हो जाए, गलत नहीं होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि पेपेनाइजेशन ऑफ द IgG एंटीबॉडी मॉलिक्यूल रिजल्ट इनटू। सबको पता है ये क्वेश्चन बार बार आता है, रिपीटेशन होता है, CVT में हो, गैट बी में हो, ICMR में, गेट लाइफ साइंस में, CS में पार्ट बी में पूछ लेता है, और गेट में अगर देखिएगा तो जूलॉजी वाले पार्ट में पूछ लेते हैं। तो पेपेनाइजेशन ऑफ द IgG एंटीबॉडी मॉलिक्यूल रिजल्ट इनटू क्या बनता है? तो इसको क्वेश्चन सॉल्व तभी होगा जब आपको ये डायग्राम आपको याद होगा। ये डायग्राम सबको पता होता है, कुबे इम्यूनोलॉजी का बुक खोलिएगा कोई भी, उसमें एक चैप्टर होगा एंटीबॉडी बोल के, एंटीजन एंटीबॉडी बोल के, वो चैप्टर के अंदर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, उसका क्लासिफिकेशन, उसके बाद ही आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, ठीक। नंबर पेज नहीं पता, वो अलग अलग एडिशन पाया गया, फ्री ऑफ में आपको ई बुक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके ये डायग्राम देख सकते हैं। तो पेपेन को अगर ट्रीटमेंट कीजिएगा तो क्या होगा? तो आपका 2 फैब रीजन निकल रहा है, एक आपका FC रीजन दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 फैब FC1 रीजन है, ये देखो फ्रैगमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिएगा FC रीजन, ये गलती मत कीजिएगा, 2FC भी लिख दिया, बहुत सारे बच्चे कॉन्फिडेंस में आके गलती करके जाते हैं। इस बार पेपर ने पूछा है, नेक्स्ट टाइम पेप्सिन पूछ सकता है, तो आपको याद रहना चाहिए। पेप्सिन के बाद बोले MEHCl ट्रीटमेंट दे दिया तो क्या होगा? तो चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन अटेंड कर पाइएगा। ये सब रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और PYQs करना भी इंपॉर्टेंट है, तभी आपका CVT में। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं BHU में, JNU में कैसे चले जाऊँ सर, कैसे एडमिशन मिलेगा? तो JNU में कोई जूलॉजी कोर्स नहीं है, आपका लाइफ साइंस का है, ठीक है। अब BHU में जाइएगा तो जूलॉजी सबसे अच्छा है, तो जूलॉजी मिल जाएगा, बोटनी मिल जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी मिल जाएगा। BHU में जाने के लिए आपको BHU JNU जाने के लिए अच्छा रैंक करना पड़ेगा, मतलब अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप जा पाएंगे। तो 100, अगर मैं मान लिया अगर 100 में एग्जाम हो रहा है, तो 100 में अगर एग्जाम होता है तो 70 के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हो पाएगा। मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी पैटर्न के अनुसार वो चेंज होता रहता है, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या बोले, ये यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं अच्छे से, तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है इधर उधर करके। इस साल भी क्वेश्चन आ गया, इसलिए बोलता हूँ रेक्टिफिकेशन बहुत जरूरी है अगर CVT और गैट बी के लिए प्रिपेयर होते हैं। CSI नेट में अगर जा रहे हैं, गेट में जा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स और पार्ट सी में आपका एनालिटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर आपको रेक्टिफिकेशन ही काम देगा। जितना ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा उतने अच्छे से प्रिपरेशन कर पाइएगा। अब वेजिटेशन टाइप में पूछा है कि हैविंग द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, यूनिट प्रोडक्ट नहीं देखना है, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अगर देखिएगा तो यहाँ पर डेजर्ट दिया, सबको पता है डेजर्ट तो नहीं होगा भाई, ये तो नहीं होता है।
ये यहाँ पर वेजिटेशन होता ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे को यहाँ 3 जगह में कन्फ्यूजन होगा, तो अगर रेक्टिफिकेशन करिएगा तो गलती नहीं होगा। देखिए ये चार्ट सबको याद रखना है, और पीपीटी ये ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा करता है, आप लोगों को ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, एवरग्रीन, डेसिडियस। तो डेसिडियस उसके बाद आता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएगा ग्रासलैंड, आपका जो कॉनिफेरस जो है वो सब नीचे आता है, पहले आपका डेसिडियस आता है। तो ये चीज़ आपको अगर याद रहेगा तभी कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। हो सकता है इस बार टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम आपका एक्वाटिक से पूछ लेगा, ठीक। तो ऐसे आपको एनालिसिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। हम जब बोलते हैं कि क्वेश्चन कर लो, दैट नॉट मीन्स कि आप क्वेश्चन सॉल्व किए और आपको पता चला आप तो खुश हो गए, हाँ पर राइट हो गया आंसर भागता हूँ, ये नहीं करना है। ये पूरा चार्ट को रिवाइज करना है और याद रखना है कि इस बार यहाँ से पूछा है तो नेक्स्ट टाइम कोई यहाँ जगह से पूछ लेगा, लेकिन टॉपिक मोर और लेस सेम होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बिना समय को बर्बाद किए। अब ये क्वेश्चन आपका कॉम्परेटिव एनाटॉमी से है। तो जो बच्चे जूलॉजी का पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा कॉम्परेटिव एनाटॉमी बोले कि चैप्टर भी होता है, वहाँ पर अलग अलग चैप्टर्स है, ठीक है, और क्लासिकल जूलॉजी भी है। तो वहाँ से मिक्स करके इधर उधर करके क्वेश्चन आता है। आप करंट ऑफ कॉम्परेटिव एनाटॉमी मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये साइक्लोइड प्लेकोइड जो है वहाँ पर स्केल्स में इंटीग्रोमेट्री सिस्टम में पढ़ाया जाता है, ठीक। हाँ क्लासिफिकेशन में जाइएगा तो आपको पता चलेगा जो आपका बोनी फिशेस होता है और जो कार्टिलेज फिश होता है उसका अलग अलग फीचर्स होता है। तो यहाँ पर दे दिया कि हेटेरोसिल, होमोसिल। अब जो बच्चे पढ़े नहीं है, जो रिवाइज नहीं किए और जिसको पता ही नहीं है वो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, उसको छोड़ के भागना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा अगर आप पढ़े नहीं होंगे। इसके लिए मैं पहले टाइप पढ़ाऊंगा आपको। देखिए हेटेरोसर्कल और होमोसर्कल में मतलब क्या होता है कि जो आपका फिन्स होता है ना, इसके ऊपर डिवाइड किया गया कि अगर इक्वली दोनों तरफ जा रहा है तो होमोसर्कल बोलेंगे इसको, और अगर एक तरफ छोटा जा रहा है एक तरफ ज़्यादा जा रहा है तो उसको हेटेरोसर्कल बोलेंगे, ठीक। तो ऐसे इस टेल के फिन्स के आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करके हम लोग होमोसर्कल हेटेरोसर्कल बोलते हैं। उसके अलावा जो स्केल्स है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं साइक्लॉइड, उसके बाद प्लेकोइड, अलग अलग स्केल होता है, इसके बेसिस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको यहाँ से बेसिस में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार का आपको गैनोइड, साइक्लॉइड, टिनोइड, अलग अलग स्केल्स मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर बोला है कि 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट। तो बोनी फिश का बोला है, आप लोगों को याद होना चाहिए बोनी फिश का। एक चीज़ और मैं चार्ट यहाँ पर दिया हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प होगा। ये चार्ट यहाँ पर हम कार्टिलेजियस फिशेस और बोनी फिश, ऑस्ट्रेक्थिस और कॉन्ट्रैक्टिस बोलते हैं इसको हम लोग। तो देखिए जो आपका बोनी फिश होता है उसका जो स्केल्स होता है, मतलब जो ऊपर छिलका होता है उसका बोल सकते हैं साइक्लॉइड, टिनोइड, गैनोइड होता है। होमोसेरल कॉर्डल फिन्स होता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें मैटर करता है। और अगर आप देखिएगा कि 1 पेयर कवर्ड बाय द ओवरक्यूलम, और वही कॉन्ट्रैक्टिस कार्टिलेज फिश में आपका 5 to 7 पेयर ऑफ वो रहता है आपका गिल स्लिट। तो ये अगर आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन अटेंड करके आ सकते हैं, अगर नहीं पता होगा तो आप गलती करके आ जाइएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, मैं आपको सब इन्फॉर्मेशन बोल दिया, आप अपना थोड़ा दिमाग लगा के बताइएगा, तो कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक। चलिए, और जितना भी चीज़ें मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, आपका जो डायग्राम्स दिखा रहा हूँ, ये सब डायग्राम, चार्ट और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये तीनों ई बुक में मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। जैसे ये क्लासिकल वाला पार्ट ही है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, और यहाँ पर आपका जितना भी बाकी पार्ट जो है वो पूरा CUET का सिलेबस इंक्लूड करके रखा हूँ। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ये बुक जो इनफ है, तो इनफ डेफिनेटली नहीं है, आपको 60 से 70% पार्ट ये करवा देगा और इसी एरिया से क्वेश्चन पूछता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कम कॉस्ट में है, तो आपको इतना धक्का नहीं लगेगा जो अलग बुक खरीदने में आपको लगता है। तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। ये इंस्टा बोनो में भी है, यहाँ से अगर खरीदिएगा तो आपको PDF मिल जाएगा, बहुत सेफ वेबसाइट, डोंट वरी फॉर दैट। और ये आपका अमेजोन में भी हम लोग देख रखे हैं, तो यहाँ पर आपको PDF नहीं मिलेगा, आपको अमेजोन किंडल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो जो बच्चे प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से परचेस कर लीजिएगा, जिसको नहीं चाहिए यहाँ से, अगर इंटरेस्टेड है, नहीं तो मैं PYQs पूरा करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट चार्ट में चलते हैं। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, देखो यहाँ पर हार्मोन से क्वेश्चन पूछ लिया कि हार्मोन क्यों मैं बता था, पहले एक क्वेश्चन था, इस बार भी एक क्वेश्चन पूछा एंडोक्रिनोलॉजी से कि लेप्टिन क्या होता है। बहुत सारे बच्चे को लेप्टिन मतलब पता नहीं होगा, और अगर पता भी होगा तो याद नहीं होगा उसका फंक्शन क्या है। बहुत सारे बच्चे को पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड का फंक्शन नहीं पता है, सब इंसुलिन ग्लूकागोन पढ़ के गए हैं, ये बट ये भूल गए पढ़ने। बहुत सारे बच्चे पैराथॉइड में भी कंफ्यूजन कर जाए कि ऐसा चीज़ दिया जाता है जिसमें आप कंफ्यूज हो, देखा जाता है कि कितना आपको आता है कितना आपको नहीं आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कैसे, इसको क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए ये चीज़ पहले आपको पता होना चाहिए कि लेप्टिन जो करता है सप्रेस द एपिटाइट, एपिटाइट में मतलब भूख जो है आपका कम करता है, और ग्रेलिन क्या करता है, भूख को बढ़ाता है। ये चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक। कभी कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछ के पूछे अगर लेप्टिन काम किस में करता है, तो भाई ब्रेन का हाइपोथैलेमस में काम करता है, याद रखना, ठीक है, हाइपोथैलेमस में काम करता है, ठीक है। तो ये आपको और कहाँ सीक्रेट होता है, अब एडिपोस टिश्यू जो होता है वहाँ सीक्रेट होता है,
ठीक है, ये आपको स्टमक से गैलिन होता है। ये सब क्वेश्चन में आ जाता है, नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है। तो ये आपका पैराथायरॉयड क्या करता है, तो पैराथायरॉयड और कैल्सीटोनिन मार्केट में बहुत चल रहा है। क्यों कि पहले जैसे इंसुलिन ग्लूकागॉन चलता था, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था, ऐसे आपका कैल्सीटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या करता है आपका कैल्सीटोनिन और पैराथायरॉयड, तो आपका जो कैल्शियम होमोस्टेसिस उसको मेंटेन करता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन बढ़ता है तो आपका ग्लूकोज का ब्लड ग्लूकोज को कम करता है ब्लड से, आप सेल में डिपॉजिट कर देता है उसको। अब वही सेम आपका कैल्शियम करता है, क्या करता है, जब कैल्सीटोनिन आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम बढ़ जाएगा, थायराइड में स्टिमुलस देगा और कैल्सीटोनिन सिगरेट हो जाएगा। कैल्सीटोनिन क्या करेगा, बोन में कैल्शियम को डिपॉजिट करवाएगा, आपका किडनी में जाके कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन कम करवाएगा और इंटेस्टाइन में भी आपका कैल्शियम एब्सॉर्प्शन कम करवाएगा। जब ब्लड कैल्शियम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो वो क्या होगा, फिर पैराथायरॉयड हार्मोन में स्टिमुलेट होकर आपका पैराथायरॉयड हार्मोन सिगरेट हो जाएगा। तो पैराथायरॉयड क्या करता है, स्टिमुलेट द कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द बोन्स एंड ब्लड कैल्शियम को बढ़ाना होता है। तो क्या बोला है, प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ द कैल्सिट्रियोल। कैल्सिट्रियोल का बहुत सारे बच्चे लोगों को पता नहीं चला, कैल्सिट्रियोल करता क्या है। कैल्सिट्रियोल एक तरह का हार्मोन्स बन सकता है जो इंटेस्टाइन में जाके कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन बढ़ाया जाता है। कैसे, क्योंकि कैल्सिट्रियोल जाके इंटेस्टाइन में जो सेल्स होता है उसमें जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होता है उसको प्रोडक्शन बढ़ा देता है, उसके कारण बॉडी में कैल्शियम एब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ें आपको पूछ सकता है, अगर कॉन्सेप्ट पता होगा, हो सकता है इस बार पैराथायरॉयड से पूछा है, लास्ट टाइम कैल्सिटोनिन से पूछ लेगा, नहीं तो आपका कैल्सिटोनिन से मुझे नहीं पूछा तो आपका ग्रेलिन से पूछ लेगा। तो इधर उधर घुमा के हर साल क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका आंसर अगर देखिएगा, लेप्टिन क्या करता है, लेप्टिन पहले आता है आपका ए का 2, तो ए का 2 कहाँ पे, ये है ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन एक ही ए में 2 है। देखिए इसलिए एग्जामिनर को पता है कि लेप्टिन आप पढ़ के नहीं जाइएगा, तभी इसी पार्ट के ऊपर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। बाकी देखिए सेम होगा, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। सी का 4 होगा तो सी का 4 कर दिया, तो आपको एग्जामिनर को पता है कि आप कहाँ गलती कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप आई होप आप लोग समझ आ गए क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो पहले तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए चैनल में, और बहुत सारी चीज़ें देते रहूँगा, लोगों के साथ शेयर कीजिए दोस्त जो है, और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप कमेंट में लिखिए, नहीं तो मेरे पास ईमेल से ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक, अब क्या बोला, देखिए यहाँ पर बोला है क्वेश्चन, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया। अब बोला है कि स्टेप्स फर्स्ट टू लास्ट बताओ। अब जो बच्चे को पूरा थ्योरी पता नहीं होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, वो गलती करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि पहले नर्व इम्पल्स आता है, फिर कैल्शियम जो चैनल से वो खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नर्व इम्पल्स का कोई बोला है, नर्व इम्पल्स का कुछ नहीं बोला है, तो मतलब ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, पहला तो सी हो गया। ठीक, तो पहले सी लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, जब कैल्शियम घुसा तो उसके बाद क्या होगा, जो वेसिकल्स है वो आपका यहाँ पर फ्यूज होगा स्पेसिफिकली जाके, तो बाइंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल ना, कैल्शियम इफ्लक्स ना ये एक्सोटाइसिस ऑफ द साइनेप्टिक वेसिकल, तो उसके बाद तो ए आएगा। अब जब एक्सोसाइटोसिस हो गया तो रिसेप्टर क्या हो, जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये जाके सोडियम जो रिसेप्टर है वहाँ बाइंड करेगा। तो क्या बोला, बाइंडिंग ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल टू रिसेप्टर, तो उसके बाद बी होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद कैल्शियम सोडियम चैन खुल गया, सोडियम इन्फ्लक्स हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैन इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन, तो उसके बाद डी होगा। उसके बाद क्या होगा, जब ये खुल गया तो आपका पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल क्रिएट होगा, तो जनरेशन ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, तो ई होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पर पहले सी है, तो यहाँ पर पहले सी है, यहाँ पर भी सी है, उसके बाद ए, तो ये आप उसके बाद ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद डी है, फिर ई है। ये आंसर हो गया करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, और चीज़ें ऐसे ही घुमा फिरा का पूछा है। इस बार न्यूरो ट्रांसमीटर से पूछा है, नेक्स्ट टाइम न्यूरोमास्कुलर जंक्शन से पूछ ले सकता है, न्यूरोमास्कुलर जंक्शन होता है। ये सब कॉन्सेप्ट बारे में जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा अलग से, बट ये मैं PYQs करा रहा हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। लास्ट एक क्वेश्चन आई थिंक यही है जहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जो इवोल्यूशन है वहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो जितना भी टर्म दिया है इसके बारे में पढ़ लीजिए। जब मैं बोलता हूँ PYQs करना, मतलब ये नहीं कि करके भाग जाओ, ये सब टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अगर एग्जाम में ये सब टर्म दिया जा रहा है मतलब नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि एशियन मूंगीज और अमेरिकन स्कंक जो है इवॉल्व इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर, मतलब अलग अलग से वो लोग डेवलप हुआ है, बट बोला है कि सो सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड फीचर्स, लेकिन इसका फीचर जो है, स्ट्रक्चर जो है सेम है मोर और लेस। एबिलिटी टू प्रे देयर अटैकर्स विद मास्क, द सिमिलरिटीज बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म आर मोस्ट लाइकली। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर अलग अलग से डेवलप हुआ है, फंक्शन अगर सिमिलर है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगर एक ही जगह से इवोल्यूशन हो के अलग अलग फंक्शन किया है, बट उसका जो कोर है, जो इसका मतलब जहाँ से वो इवॉल्व हुआ है वो अगर सेम है, ऑरिजिन अगर सेम है, तो उसको हम लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा आपका कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और बाकी लेकिन आपको यहाँ पर भी देख सकते हैं शार्क और डॉल्फिन हो गए, ये मैमल्स हुआ, ये आपका स्पेसिफिकली अलग प्रजाति तो कॉन्ट्रैक्सिस से आता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप है, बट ये फंक्शन सेम है, ये लोग दोनों का फिन्स है, ये लोग पानी में तैरता है,
ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन इधर उधर घुमा फिरा के पूछ सकता है, टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। बाकी आप कमेंट में लिखिएगा कि एलोपैट्रिक और जेनेटिक ड्रिफ्ट का फंक्शन क्या है, देखते हैं कितना आपको रिवीजन हुआ है और आप लोगों को कितना प्रिपरेशन अच्छे से हुआ है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। सेल साइकिल से पूछा गया कि बताओ C1 साइक्लिन CD के APC, S साइक्लिन CD के APC, इसका फंक्शन करेक्ट बोला है, ठीक है, ध्यान रखना। सीक्वेंस पूछा है, तो जैसे आपका वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर का पूछा है, यहाँ पर ये पूछा है। तो इसको जानने से पहले ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पहले G1 साइक्लिन आता है, उसके बाद S आता है, फिर M आता है। तो M में आपका APC यहाँ पर आता है, उसके बाद लास्ट में APC CDH आता है नेक्स्ट सेल साइकिल को चाहने के लिए। तो आपका सीक्वेंस देखिएगा, तो पहले G1 आता है, पहले G1 आएगा, तो A में G1 है, चलो ये दोनों में A1 है। उसके बाद S साइक्लिन आएगा, वहाँ पर C होगा, मतलब ये C हो गया, ये हो गया। उसके बाद C के बाद आपका M साइकिल में APC आएगा, तो APC CDC20 होगा, याद रखिएगा। तो CDC20 D हो गया आपका, उसके बाद B हो गया आपका। क्योंकि देखिएगा पूरा सेल साइकिल खत्म होने के बाद फिर आपका क्या करता है, G0 फेज से G1 फेज में ले जाने में हेल्प करता है कौन, आपका APC CDH, क्योंकि CD को इनएक्टिवेट करना होता है, क्योंकि यहाँ पर APC एक्टिवेट रहता है, तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, मेटाफेज से एनाफेज तो ट्रांजिशन कराता है सेल साइकिल को। ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ बच्चे लोगों को, अगर पढ़ना है तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। तो और वीडियो आएगा 1 by 1, पूरा PYQs कराऊंगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ, और चीज़ें बता भी दूंगा कैसे स्ट्रैटेजिकली करना है। पहले आपको जो करना है, अभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद रिवीजन कर लीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ये 3 चीज़ कीजिएगा, काम हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक कर दीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये सब चीज़ भी आपको याद रखना है। लास्ट एक क्वेश्चन है कि 4, 5, 10, इसको बोला है कि हार्मोनिक मीन निकालिए। तो हार्मोनिक मीन मतलब क्या होता है कि तीनों का नंबर को आप इन्वर्स में लीजिएगा, मतलब ऐसे करके, ठीक। तो क्या होगा, 0.25 हो जाएगा, ये आपका 0.1 होगा, ये आपका 0.2 होगा आसपास, आई थिंक, हाँ। तो तीनों को जोड़ देना है, ठीक है, तीनों को जोड़ दिएगा तो 5 के आसपास निकलेगा, ठीक। तो ये जो 0.55 आपका तीनों को जोड़ देना है, मतलब 1.4 प्लस 1/5 प्लस 1/10 जो है, इसको जोड़ के 0.55 निकलेगा आसपास, ठीक है। फिर क्या करना है, नंबर कितना, 1, 2, 3, तो 3 को डिवाइड कर देना है इससे, तो जितना निकलेगा वो आंसर होगा। तो 5.45 के आसपास आंसर निकलेगा। तो ये जनरली आप लोग मीन पढ़ के जाइएगा, अलग अलग चीज़ पढ़ेगा, हार्मोनिक मीन से पूछ लिया। तो ऐसे होता है, एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है यार, आपका चीज़ें चेक करता है, ठीक। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। प्रेम पूर्वक आतरपूर्वक चैनल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।